नमस्कार साथियों, भाइयों, बहनों एवं प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत इस वीडियो में। आप सभी लोगों के लिए जेई मेंस के फॉर्म की विंडो ओपन हो चुकी है 2024 के सेशन 1 और सेशन 2 के लिए अप्लाई करने के लिए। मैं आपको बता दूं, जेई मेंस इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम है जो कि बी टेक, बी आर्किटेक्चर, बी प्लानिंग और इसके अलावा बीई यानी कि इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं ये सारे। और ये सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं ये कोर्सेज वो होते हैं दोस्तों, जिसके ज़रिए इन कोर्स के बाद ही आपको अलग अलग कंपनियों में प्लेसमेंट मिलती है। इसके अलावा आपको नौकरी के जो करियर्स लाइंस होते हैं और करियर के ऑप्शन जो होते हैं वो इसी एग्ज़ाम के बाद आपके इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे खुल जाते हैं। ये एग्ज़ाम होता इसलिए है, आपको अगर कॉलेज में एडमिशन लेना होता है इंजीनियरिंग कोर्सेज़ में, स्पेशली इंडिया कंट्री के अंदर, तो आपको ये एग्ज़ाम देना कंपलसरी रखा गया है। स्पेशली आईआईटी के लिए, एनआईटी के लिए, जीएफटीआईज के लिए और इसके अलावा ट्रिपल आईटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों में, जो कि देश के, इंडिया कंट्री के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके अंदर एडमिशन लेने के लिए। तो आपको बता दूं, मैंने इसके बारे में आपको पहले बता दिया था वीडियो में कि जेई मेन एग्ज़ाम जो होता है वो क्या होता है, उसका एलिजिबिलिटी, सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में डिस्कस कर चुके हैं इस एग्ज़ाम के बारे में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसको जाकर देखें। बिफोर अप्लाई द फॉर्म अप्लाई करने से पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप इसको फॉर्म पे अप्लाई करने जाना, सारा कुछ जानने के बाद। दूसरा, सिलेबस का हमने डिस्कस किया था। सिलेबस इस बार जो भी चेंज हुआ है, क्या इस बार नया सिलेबस आया है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एक दूसरा वीडियो है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। 2024 के जेई मेन का सिलेबस, जो कि पूरे इंडिया में ये एग्ज़ाम होगा 2024 के जनवरी मंथ में। चलिए, ये बात तो हो गई हमारी नोटिफिकेशन से जुड़ी। हम इस वीडियो में फॉर्म भरने जा रहे हैं जेई मेन का। कैसे भरना है आपको वो बता रहा हूँ मैं। आप चाहें तो दोनों सेशन पे अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही सेशन पर भी अप्लाई कर सकते हैं जेई मेन के फॉर्म में। तो देखिए, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है, ये जेई मेन का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन दिया गया है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक इसके बारे में जानकारी, वहाँ से जाके देखेंगे। यहाँ देखिए, ये आपका फॉर्म है। फॉर्म में सबसे पहले हम चाहेंगे कि न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे और रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है, मैं यहाँ पर बीटेक के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बीटेक और बीई जैसे कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। कोई कैंडिडेट अगर एक से ज़्यादा पेपर में अप्लाई करना चाहे तो वो डेफिनेटली अप्लाई कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर कोई कैंडिडेट बीटेक का भी फॉर्म भर पा रहा है, साथ में बी आर्किटेक्चर यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का भी फॉर्म भर पा रहा है। यानी कि कोई मेल फीमेल कोई भी कैंडिडेट हो, वो एक से ज़्यादा कोर्स पर भी फॉर्म भर पा रहा है, जैसा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो सपोज मानिए मैं यहाँ पर बीटेक के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मेरे को जनरल कैटेगरी में 1000 रुपये पे करने एज अ मेल। अगर फीमेल होता, फीमेल कैंडिडेट कोई भी होता यहाँ पर, तो वो 800 रुपये पे कर रहे होते फीमेल कैंडिडेट। अगर इंडिया के लिए, अब देखिए यहाँ पर सेंटर की बात होती है, सेंटर के बिहाफ पर यहाँ पे आपकी फ़ीस ली जाती है। अगर आप इंडिया के बाहर वाले सेंटर में एग्ज़ाम देते हैं तो आपके 5000 रुपये लिए जाते हैं, नहीं 5 टाइम पैसा लिया जाता है। दूसरे इंडिया के दूसरे देश यानी दूसरे देशों में अगर आप सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएंगे इसी सेम एग्ज़ाम को, तो आपसे 5 टाइम्स, आप देख सकते हैं 5 टाइम्स इसमें आपसे जो है पैसा लिया जाता है फॉर्म का। तो यहाँ से आपका पूरा प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भराया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, फीस पेमेंट होगी, फॉर्म सबमिट होगा। यही सारे प्रोसेस हर जगह होते हैं कॉमन से। लेकिन फिर भी लोगों को अलग से फॉर्म भरवाना चाहिए होता है कि भाई फॉर्म अलग से हमें बताइए कि फॉर्म कैसे भराया जाएगा। तो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अब देखिए, यहाँ पर आपको बोला गया आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर। ये आपको बताना है कि किसी के पास डिजी लॉकर अकाउंट है या नहीं है, वो जानकारी आपको यहाँ बतानी है। किसी के पास एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का अकाउंट है या नहीं, वो बता देना है। किसी के पास इंडियन पासपोर्ट है या किसी के पास पैन कार्ड है और विश टू क्रिएट माई लॉग इन यूजिंग पैन कार्ड, वो पैन कार्ड के जरिए अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहा है। या फिर किसी के पास आधार कार्ड का नंबर है तो उससे रजिस्ट्रेशन कर सकता है। या फिर जिसके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, वो
उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ये सारे ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर बोला गया है, मैंने बोला है तो मैंने यहाँ पर बोला भाई कि मेरे पास जो है आधार एनरोलमेंट नंबर है, और मैं जो है आधार एनरोलमेंट नंबर को यूज़ करते हुए ही यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करूँगा। जो भी आपका आधार नंबर होगा, सपोज जो भी नंबर हो आपका आधार नंबर, वो डाल के यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। और बाकी जानकारियाँ भी हैं यहाँ पर, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन को यूज़ करके अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस फॉर्म के लिए। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यूज़ कर लेता हूँ। तो आधार कार्ड में पहले आधार कार्ड में की डिटेल्स में से यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूँ। और मैं इस तरीके से आगे प्रोसीड कर गया हूँ। अब देखिए, आई विश टू शेयर माई आधार एंड ऑथेंटिकेट माई सेल्फ एट। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे इस पर क्लिक करा था, यहाँ पर मैंने आधार नंबर दे दिया। यहाँ पर एक चीज़ दिखा रहा था मैं आपको, आई विश टू शेयर माई आधार। आपको ये बोलना है कि मैं अपना आधार साझा करके परीक्षा केंद्र में अपनी पहचान प्रमाणित करना चाहता हूँ, या फिर मतलब जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे आप अपने आधार कार्ड को चाहते हैं वेरीफाई कराना, दिखा के एंट्री लेना चाहते हैं। जो भी जानकारियाँ हो वो आप बता सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं मेरे पास आधार तो है लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे को एग्ज़ाम सेंटर पे आधार कार्ड के जरिए एंट्री मिले, कि आप चाहते हैं कि कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आईडी होगा फोटोग्राफ के साथ वाला, उसके साथ मेरी एंट्री हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है और मैं चाहता हूं कि मेरी एग्ज़ाम सेंटर में जो एंट्री होगी वो गवर्नमेंट आईडी के बेस पर हो जाए, कोई सी भी आईडी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई मेरे पास आधार कार्ड है लेकिन मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से इसमें मेरी एंट्री हो, क्योंकि हो सकता है मैं आधार कार्ड ना ले जा पाऊँ, तो मैं फिर ऐसे में पहला वाला ऑप्शन वर्क नहीं करेगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन मैंने यहाँ सिलेक्ट किया है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन में पासपोर्ट, पैन कार्ड या कुछ में से कुछ भी ले सकता हूँ मैं यहाँ पर इसमें ऑप्शन ले लेता हूँ, पैन कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है और फिर पैन कार्ड यहाँ से नंबर दे दूंगा। मैं यहाँ पे फर्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और तरह के डॉक्यूमेंट्स की डिटेल मैं यहाँ पर साझा करूँ। अब देखिए, मैंने यहाँ पर आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों जानकारियाँ दे दी हैं, और इसके बाद अब मैं आगे यहाँ बढ़ रहा हूँ। अभ्यर्थी का नाम, यानी मैं अपना नाम बता दूँ यहाँ पर सबसे पहले, फिर फादर का नाम बता दूँ यहाँ पर, फिर मदर का नाम यहाँ पर मेरे को देना है, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ में मैंने आपको बता दूं, जेई मेंस में एज का कुछ नहीं होता भाई, एज का कोई इशू नहीं होता। आप 23 साल के हों, 35 के हों, 40 के हों, एज से कुछ भी लेना देना नहीं है यहाँ पर। आप जिस साल अपने 12वीं को पास कर रहे हैं उस साल, उसके अगले साल और उसके अगले साल अपने जेई मेंस को दे सकते हैं। मतलब कि कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, नेक्स्ट 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं आफ्टर योर 12th क्लास पास्ड। तो मैंने यहाँ बता दिया भाई कि मेरी 28/10/2001 की बर्थ है, ये मैंने बताया।
जेंडर मेरे से पूछा गया, जेंडर बता दिया। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप मेरे से पूछा जा रहा है, तो मैं इसमें अपना क्या आइडेंटिटी टाइप दूँ। मैंने बोल दिया भाई इसमें जो आप लिस्ट में दे रहे हो ना, ये डॉक्यूमेंट नहीं है मेरे पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट ही है, फ़ोटो के साथ है, लेकिन ये जो लिस्ट में है इनमें से कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी का नंबर मेरे से पूछा जाए तो मैं यहाँ पे नंबर दे देता हूँ। तो नंबर मैंने यहाँ से दे दिया। चलिए इसके बाद पता मेरे से यहाँ से एड्रेस पूछा जाएगा, तो मैंने ये बता दिया है। देखिए मैंने यहाँ एड्रेस दिया, उसके बाद मेरे से सब लोकेलिटी पूछा जाता है, फिर लोकेलिटी पूछा है तो मैं लोकेलिटी में बता देता हूँ भाई। फिर कंट्री पूछ रहे हो तो भाई लो भाई मैं कंट्री भी यहाँ बता देता हूँ, सारी जानकारी देनी है। देखिए कंट्री में इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, क्यों? क्योंकि आप इसमें इंडिया से ही नहीं दूसरे देशों से भी इस पर फॉर्म भरते हैं। फिर राज्य का नाम बताइए, फिर उसके बाद बताइए कि कौन से ज़िले से। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिल्ली वाले सारे आ रहे हैं, मैंने यहाँ पे न्यू दिल्ली दिया। पिन कोड मेरे से पूछा गया तो मैंने बता दिया भाई पिन कोड ये है। कंट्री कोड यहाँ पर 91 रहता है, इंडिया कंट्री का। आप जानते हैं कि इंडिया कंट्री का जो पिन कोड, वो जो सॉरी मोबाइल नंबर का जो कोड है वो 91 रहता है आगे। उसके बाद ये 91 इंडिया के नंबर्स में कंट्री कोड है। इसके आगे मैं नंबर बता दूंगा, जो नंबर है यहाँ पर, ये अपने मोबाइल नंबर को आपको यहाँ देना होगा। फिर पूछा जाता है कंफर्म मोबाइल नंबर, तो यही नंबर कंफर्म कर दीजिए। फिर अपना ईमेल आईडी दे दीजिए यहाँ पर। फिर इसी ईमेल आईडी को कंफर्म कर दीजिए। जिन लोगों को ईमेल आईडी नहीं पता, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, आप बता देना। ईमेल आईडी बनवा के बता दूंगा कैसे ईमेल आईडी बनाई जाएगी। ईमेल आईडी बनाना बहुत सिंपल होता है दोस्तों। आप जो है जीमेल पर जाइए, गूगल पर जाइए, अकाउंट के सेक्शन में जाके अपना ईमेल आईडी बना सकते हैं, काफ़ी आसान होता है। जिनको नहीं आता वो बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगा। ऑप्शनल में यहाँ पे एक नंबर कांटेक्ट का दे सकते हैं। मैंने बोला भाई मेरा जो अभी समय पे प्रेजेंट एड्रेस जो है, जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, वही मेरा परमानेंट एड्रेस है। मेरे दो दो या एक से ज़्यादा कोई एड्रेस नहीं है। इसको टिक करके मैंने ये क्लियर करा है। चूज़ पासवर्ड, तो यहाँ से एक पासवर्ड बना लेंगे भाई, जिससे कि हम इस पासवर्ड को डाल के अपने फॉर्म पर हर बार जब भी लॉगिन होना चाहेंगे लॉगिन हो पाएंगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में मैंने बता दिया भाई कि नेवर्स पेट नेम बोल दिया मैंने यहाँ पर। ये मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन इसलिए होता है जिसका आंसर डाल के आप लॉगिन हो सकेंगे अपने इस क्रेडेंशियल पे, इस फॉर्म पर, अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं उस समय पे। यहाँ पर केस सेंसिटिव रहेगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है कैप्चा या सिक्योरिटी पिन, जो कि यहाँ पर दिया गया है 4। मैं इसको 4 के बाद है यहाँ पर O54894, और फिर इसको सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ खाली रह गई है शायद। सब लोकेलिटी हम खाली छोड़ सकते हैं इसमें। ये इनकरेक्ट डाल दिया है मैंने यहाँ पर, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। और ये यहाँ से सबमिट हो गया। अब देखिए ये सारी जानकारियाँ जो मैंने डाली थी वो सारी आ चुकी हैं। यहाँ पे पासवर्ड जो बनाया था वो भी आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे टिक करूँगा कि भाई मैंने अपना नाम, जेंडर, एड्रेस, और इसके अंदर जो मैंने फादर का नाम, फादर नेम, और मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और मदर का नेम, और DOB जो भी दिया है ना अपना, सारी जानकारियाँ करेक्ट दी है, और इसका रिस्पॉन्सिबल मैं ही होऊंगा या होंगी। यानी कि आप देख सकते हैं नियमों का मैं पालन करती हूँ या करता हूँ। यानी कि अगर मेल हो, फीमेल हो, या जो भी जेंडर वाले लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये हो जाएगा कि सारी जानकारियाँ जो भी आपके द्वारा दी जा रही हैं वो सारी आप करेक्ट दे रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ
एडिट कर लेना। सबमिट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पे OTP ले लेते हैं। OTP कहाँ आएगा, OTP ईमेल पर और मोबाइल नंबर दोनों पर आएगा। इसको सेव करेंगे। थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। अब अपने जो है, अब इन्होंने बोला कि आप जाइए अपने ईमेल OTP आप देख सकते हैं। ये OTP आपका आता है जीमेल पर। अपने जीमेल पर जाइए या ईमेल पर जाइए, अपने डिवाइस में, मोबाइल में या फिर लैपटॉप में, किसी में भी। वहाँ से आप इस चीज़ को चेक करेंगे। जैसे मैंने देखा कि मेरे पास OTP रिसीव्ड हो चुका है। OTP मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर इसके बाद देखते हैं क्या वेरीफाई हो रहा है यहाँ से। देखिए यहाँ से अकाउंट वेरीफाई हो गया और इन्होंने मेरे को यहाँ से, अब मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सारी चीज़ें हट गई यहाँ से। अब मेरे को एप्लीकेशन नंबर मिला है क्या, एक बार देखे तो। एप्लीकेशन नंबर मिला क्या हमें, हमें एप्लीकेशन नंबर मिल चुका है यहाँ पे। आपके ईमेल पर मिला होगा ये चीज़। तो एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पासवर्ड कौन सा डालेंगे भाई, यहाँ पे पासवर्ड वो डालेंगे जो आपने अभी बनाया था। जैसे मैंने अभी जो पासवर्ड बनाया रजिस्ट्रेशन करते समय, वही पासवर्ड डाल के सिक्योरिटी पिन में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे लॉगिन करते हैं। सेव। देखिए रजिस्ट्रेशन हमारा हो गया था। आप जानते हैं अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया था, आपके सामने किया था सारा कुछ। अब हम फॉर्म भरने की तरफ जब बढ़ेंगे आगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर फीस पेमेंट की तरफ। चलिए कंप्लीट कर लेते हैं फॉर्म को। जैसे यहाँ पे बाकी सारे डिटेल जो मैंने डाले थे वो सेम कॉमन से आ गए हैं। यहाँ पर पूछा गया आइडेंटिटी टाइप में भी मैंने वही सारी जानकारियाँ जो थी। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि आप जो है 12th क्लास पास हैं या फिर कहाँ से पास करी है आपने। आपने 12th क्लास कहाँ से पास करी है, तो मैंने दिल्ली से पास करी, ये मैंने बताया। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि कैटेगरी बताइए, तो मैंने अपनी कैटेगरी बता दी। भाई याद रखना EWS वालों को खासकर बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है। जिनके सिलेक्शन काफ़ी बार रुकते हैं, जनरल वालों के, जो EWS के लिए फॉर्म अप्लाई करना है अभी करके, पहले वो बनवा के उसके बाद फॉर्म में लगा देना। ये जो कैटेगरी वाला सीन है ना, EWS वालों के साथ JEE मेंस में काफ़ी ज़्यादा फंसता है। क्योंकि उनको ये चीज़ हो जाती है भाई कि रैंक जो होती है ना, वो ऑल इंडिया में रैंक जनरल की जो आती है ना, और EWS में उनकी आती है, तो उसमें फ़र्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। कट ऑफ में भी फ़र्क आता है। तो इस वजह से उनको कह रहा हूँ। बाकी जो अलग कैटेगरी है ना रिजर्वेशन में, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर जनरल डाल रहा हूँ, जो कैटेगरी हो वही डालना। भाई मैं यहाँ पर डिसेबिलिटी वाला कैंडिडेट नहीं हूँ, तो मैंने नो कर दिया है। डायबिटिक भी नहीं हूँ मैं, वो भी नो करा। उसके बाद प्लेस ऑफ रेसिडेंस, तो मैं कौन से जगह पर रहता हूँ, ग्रामीण में या फिर शहरी क्षेत्र में, तो मैं रहता हूँ अर्बन में, यानी कि शहरी में। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है भाई, तो एनुअल फैमिली इनकम यहाँ पर पहले मैं इसको रीड कर लूँ कितने लिखे हैं। ये 1 लाख से कम है क्या, या फिर 1-2 लाख से कम है, या फिर 2 से 3 लाख के बीच। ये एनुअल फैमिली है, मतलब कि पूरे परिवार, जो आपका पूरा परिवार है, वो एक साल में कितना इनकम जनरेट कर लेता है, कमा लेता है, वो आपको बता देना है। तो मैंने यहाँ पे बोल दिया है 4 to 5 लाख बोल दिया है, पूरे ईयर का है। उसके बाद मोड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताना है कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की, या करने वाले हैं, वो खुद के बेस से कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, या अदर्स बाकी कुछ और चीज़ों से करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जो भी चीज़ें हो। तो मैंने यहाँ सेल्फ स्टडी दिया है। यहाँ पर बोला है योग्यता परीक्षा में स्कूली शिक्षा का माध्यम क्या था, तो इंग्लिश मीडियम से भाई मैंने पास करा। स्कूल जो भी था वही आपको यहाँ बताना है। उसके बाद मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब जो भी आपने एग्ज़ाम अभी तक पास करे हैं, वो कौन से मीडियम में पास करे, वो पूछा जा रहा है। यानी कि हाइयर वाला, जैसे कि 12वीं पास होंगे तो वो बता देंगे।
मैं यहाँ आई एग्री कर देता हूँ और इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। पर्सनल डिटेल सेव हो गई है भाई। अब पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन पेपर मीडियम कौन सा चाहिए, तो आपको बतानी है इनमें से कौन सी लैंग्वेज चाहिए होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे को ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और मैं अप्लाई जो कर रहा हूँ वो बीटेक के लिए कर रहा हूँ, बीई और बीटेक के लिए। जो कैंडिडेट दोनों इनके लिए भी करना चाहें, बी प्लानिंग जैसे कोर्सों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा के सत्र के लिए आवेदन करें, तो आपको बता दूं मैं यहाँ पर दोनों सेशन में अप्लाई कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरे पास अगर ये मौके हैं, चांस हैं, तो इस अगले साल नहीं होंगे, तो इस हिसाब से ही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। सेपरेटली कर सकते हैं। मान लीजिए अभी सेशन 2 में आपको नहीं भरना, तो आप सेशन 1 में भर दीजिए। सेशन 2 का आप फरवरी मंथ में भर सकते हैं, मार्च में जब फॉर्म आने वाले हैं तब। फादर क्या काम करते हैं भाई? फादर का व्यवसाय पूछा जा रहा है। जिसको नहीं पता फादर के व्यवसाय के बारे में, उनके फादर के कारोबार के बारे में जिन लोगों को नहीं पता वो अदर सिलेक्ट करना, या जिनको पता है वो बता देना, या फिर वो लोग जिनके फादर जो काम करते हैं वो इस लिस्ट में नहीं हो तो वो अदर सिलेक्ट कर लेना। फादर की क्वालिफिकेशन क्या है भाई? तो मेरे फादर जो है वो ग्रेजुएट है, मैंने बता दिया। इस तरीके से ही माता के लिए भी बता दिया भाई। माता की ऑक्यूपेशन भी अदर, मतलब उनका हाउस वाइफ का ऑप्शन मिलता है क्या यहाँ पे? आप देखिए इस चीज़ को देखिए, मदर के में नहीं मिलता, हाउस वाइफ का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो आप इसको जो है अदर सिलेक्ट करना। अब इनकी पढ़ाई भी मैंने यहाँ पे बता दी भाई, ग्रेजुएट है। दूसरा, अब मेरे को बताना है एग्ज़ाम स्टेट 1 चॉइस बतानी है कि मेरे को किस जगह देना है एग्ज़ाम। तो पहला मेरा दिल्ली रहेगा भाई, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली में ही एग्ज़ाम दूंगा। सबसे पहली चॉइस मैं यही लूँगा। पहले स्टेट की चॉइस होती है, फिर सिटी चॉइस होती है। सेकंड में आप देखेंगे तो फिर से मैं दिल्ली ले रहा हूँ। और देखिए इन्होंने बोला कि आपने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, तो फिर मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ। यूपी उत्तर प्रदेश लिया। उत्तर प्रदेश में मैंने बोला नोएडा में। अपने हिसाब से आपको देखना है कि जो जगह आपके पास हो उस चीज़ को आप अपने यहाँ पे प्रेफरेंस रखना। फिर मैंने गाजियाबाद कर दिया है। फिर मैंने दोबारा से यूपी के ही यहाँ पे मैं हरियाणा कर देता हूँ, हरियाणा के फरीदाबाद में। इस तरीके से सेंटर सिलेक्शन होते हैं। यहाँ पर ही आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा उसके अंदर आपका जो सेंटर होगा वो इन्हीं जगहों पे देगा एनटीए, क्योंकि ये आपकी चॉइस थी। इसको भी एग्री करते हैं और इसमें भी यहाँ पर ये गलत डाला गया है लगता है। यहाँ पर 77 है और इसको एग्री करके सेफ एंड नेक्स्ट कर देते हैं। एग्ज़ाम डिटेल भी सेफ हो गए। 10th क्लास की डिटेल मांगी जा रही है। 10th के बारे में बता दिया कि 10th में हम पास हो चुके हैं भाई। और ईयर ऑफ अपीयरिंग आपको बताना है आपने 10th कौन से ईयर में किया। तो जैसे अगर देखें हम यहाँ पर 2020 में कराया भाई 10th। प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन, मतलब कि जहाँ पे स्कूल था वो कौन सी जगह पे था, क्षेत्रीय इलाके में था, ग्रामीण इलाके में था, वो बताना है। टाइप ऑफ स्कूल और कॉलेज बता देना है। तो जो स्कूल था वो ना ही तो भाई ईएमआरएस का नहीं था, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट भी नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था क्या, वो स्कूल भाई केंद्र विद्यालय था। मैंने यहाँ पे बता दिया। देखिए मेरे स्कूल का नाम मुझे यहाँ मिल गया तो मैंने बता दिया। जिनको नहीं मिलता है वो लोग क्या करें, वो ऐसा करें, उनको उनका अगर प्राइवेट हो तो प्राइवेट बता दें। ऑटोनोमस यानी कि गवर्नमेंट एडेड हो, यानी कि ना वो आधा सरकारी आधा प्राइवेट हो, ऐसा भी हो सकता है स्कूल। पूरा प्राइवेट हो सकता है, पूरा सरकारी हो सकता है। जेएनवीज हो सकते हैं, केवी हो सकते हैं। अब एनवीएस की बात करें तो एनवीएस गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से रहेगा। कौन से राज्य से करा भाई? दिल्ली से करा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में था वो स्कूल? वो स्कूल न्यू दिल्ली में है भाई। स्कूल कौन से बोर्ड से करा भाई? सीबीएसई बोर्ड से करा है। यहाँ पे मैंने 10th क्लास की डिटेल चल रही है अभी। तो स्कूल नेम शुड बी एज पर आपके 10वीं के मार्कशीट पर जो भी आपका नाम हो वो यहाँ पे आप बता दीजिए। स्कूल का एड्रेस बताइए यहाँ पे, उसका एड्रेस क्या है, तो मैं यहाँ बता देता हूँ एड्रेस।
मैंने एड्रेस दे दिया, उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि आपके स्कूल जहाँ पर भी है उसका पिन कोड क्या है। पिन कोड दे दिया, उसके बाद रोल नंबर क्या था आपका 10th में वो आपको बताना है। मैं यहाँ से रोल नंबर बता देता हूँ। ये मेरे 10th का रोल नंबर आ गया दोस्तों यहाँ पे। उसके बाद रिजल्ट मेरा परसेंटेज में आया, सीजीपीए में मेरा परसेंटेज में रिजल्ट आया था 10th में। टोटल मार्क्स कितने आए, टोटल मार्क्स मेरे यहाँ पे 600 में से 546 इतने मार्क्स आए, तो परसेंटेज यहाँ ऑटोमेटिक आ गया। 12th क्लास का पूछा जाता है तो 12th क्लास का आपको बता दूँ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कौन सा था। 12th क्लास में मैंने फाइनल एग्ज़ाम जो था 12th क्लास का, जो कि किसी भी बोर्ड के द्वारा लिया गया था, मैंने वो पास करा था। या फिर डिप्लोमा किया था 10th के बाद। ऐसे भी लोग होते हैं दोस्तों जो 10th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं, 12th क्लास नहीं करते हैं। 12th क्लास करते हैं तो वो सीबीएसई बोर्ड से कर लेते हैं, या स्टेट बोर्ड से कर लेते हैं, या फिर वो प्राइवेट बोर्ड से कर लेते हैं। और ये सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए नहीं, दूसरे देशों में भी यहाँ पर होते हैं जो 10th के बाद जो भी ऑप्शन में वो लोग सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में जानकारी बता रहा हूँ मैं। पास हो चुका है 12th में, अपीयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 12th क्लास जो भी कर रहे होंगे वो भी फॉर्म भर देंगे इसको। पास कौन से साल में किया आपने 12th, अपने 12th क्लास को वो बताना है। तो मैंने बता दिया कि मैंने 2022 में मैंने कर लिया था इसको पास। और प्लेस ऑफ स्कूलिंग अर्बन जगह पर था वो, और स्कूल जो था वो केंद्र विद्यालय था सेम, और दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर। बोर्ड का नाम यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड था, सीबीएसई, जो कि एक कॉमन बोर्ड है इंडिया कंट्री में। और दूसरा बात कर लेते हैं यहाँ पर, आपका नाम क्या है 12th की मार्कशीट पर, तो वो बता दिया। स्कूल का नाम जो भी था आपका वो बताना है मेरे को दोबारा से। उसके बाद स्कूल का पिन कोड दे दिया, उसके बाद स्कूल में जो मेरा 12th क्लास में रोल नंबर वो दे दिया मैंने। फिर रिजल्ट मोड बता दिया परसेंटेज में। टोटल यहाँ पर मेरा 500 मार्क्स का एग्ज़ाम रहा, जिसके अंदर मेरे 473 मार्क्स आए, परसेंटेज यहाँ पे आ गया। उसके बाद अब ये सब डालने के बाद आई एग्री, और इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक, और इसको आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल डिटेल सेव हो गए हमारे। देखिए ये सारे ऑप्शन हमें डालने होंगे, अभी देख सकते हैं आप यहाँ पे कितने सारे डिटेल्स हैं। हम आगे बढ़ते हैं। क्या आप जुड़वा हैं, तो मैंने बोला भाई नहीं भाई, हम जुड़वा उड़वा नहीं है, मेरा कोई ऐसा भाई या बहन सेम मेरे जैसा नहीं दिखता, या सेम समय पे उसका बर्थ मेरे साथ नहीं हुआ है, तो वो जुड़वा या ट्विंस हो जाते हैं, उनको बोला जाता है। अच्छा, ये चीज़ क्यों पूछी जाती है, लोगों का ये भी डाउट होता है भाई, इसलिए पूछा जाता है क्या पता आपका भाई या बहन जो सेम आपके जैसा दिखता हो, वो भी अगर ये फॉर्म भर रहा हो तो वो लोग फ़र्क समझ कर सके, फ़र्क कर सके कि आपका नाम कुछ और है, दूसरे कैंडिडेट का नाम कुछ और है, जो कि आपका ही सगा भाई है या बहन है, वो ट्विंस है। वो लोग फ़र्क कर सकें, जिससे कि रिजल्ट बना सकें, वो डिफरेंस करके सारी चीज़ें हो सके, इसलिए पूछा जाता है। या फिर आपकी जगह आपका कोई भाई बहन चला गया एग्ज़ाम देने आपकी जगह, अगर वो ट्विंस में रहेंगे तो फिर वहाँ पे दिक्कतें होने के चांस काफ़ी होते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जा रही है भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर कंट्री मैंने बता दिया भाई, इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ मैं इसमें, और कंट्री कोड दे दिया, मोबाइल नंबर। अब मोबाइल नंबर, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं जैसे ये वाला नंबर डालता हूँ, यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देना है। अभी मुझे लग रहा है जो मैंने डिटेल दी उसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, अभी हम देखते हैं आगे।
ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण देना है, मतलब कि कॉन्टैक्ट डिटेल अपने पेरेंट का या गार्जियन की देनी होंगी। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों के दोनों ही दूसरे देने हैं, जो आपने पहले दिए थे वो नहीं दे सकते हैं यहाँ पर। देखिए ईमेल आईडी मैंने यहाँ दूसरा कर दिया है, और सॉरी मोबाइल नंबर दूसरा कर दिया। ईमेल आईडी भी मैं अभी यहाँ से दूसरा डाल देता हूँ। अब देखिए, आप जरा मैं ओटीपी का दबाऊँ भाई, ओटीपी आएगा आप क्या? अब ओटीपी आएगा, और ओटीपी आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो गए थे, जो कि एक इमरजेंसी डिटेल्स में मांगे गए थे, जो कि आपको देना ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर फ़ोटो और साइन की बात करी जाए तो वो अपलोड कर देते हैं भाई। फ़ोटो में हम जाएंगे यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में जाके हम यहाँ से फ़ोटो ले लेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर दोनों फ़ोटो और साइन दोनों अपलोड कर दिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, चूज़ फाइल करके आपको अपने फाइल जहाँ पे भी आपकी सेव होगी वहाँ से उसको उठाना होगा। जैसे ही मैंने क्लिक करा, इसको ओपन करा, और यहाँ से आप देखेंगे देखिए फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली। सेम इस तरीके से साइन भी अपलोड हो जाएगा। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से सेव हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या प्रोसेस रह गया भाई? इसके बाद फाइनल सबमिट होगा आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको रिव्यू करना है फाइनल सबमिट से पहले सारी जानकारियों को। अभी मोबाइल नंबर वेरीफाई होना रह गया है आपका। आप देख सकते हैं बाकी सारी जानकारियाँ जो भी फॉर्म में डाली गई वो सारी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सारी जानकारियाँ दी गई हैं आपकी। अब मैं यहाँ से एक बार मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने की तरफ जाता हूँ, और यहाँ कैप्चा लिखा होता है, पहले आपको इसको डाल के आगे बढ़ना होगा। जैसे मैं देखता हूँ 173, उसके बाद 523, और इसके बाद मैं जैसे बोलता हूँ सेंड ओटीपी। अब देखिए अब ओटीपी आया होगा। हम देखते हैं ओटीपी क्या आया है। ओटीपी मुझे रिसीव हो गया है। ओटीपी जो आया है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। फिर ये वेरिफिकेशन कोड रहेगा। वेरिफिकेशन कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पर 5507 036। अब मैं यहाँ से वेरीफाई कर लेता हूँ एक बार, क्या ओटीपी वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है क्या, इसको देखते हैं हम। भाई ये करेक्ट है, ओटीपी वेरीफाई हो गया है। आप देखिए यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन की तरफ दोबारा बढ़ जाएंगे हम आगे। फाइनल सबमिट की बारी आ गई है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। साइड में आप ऑप्शन देखें तो हम ये सारी डिटेल्स कर चुके हैं। आपको मैं लेफ़्ट साइड में दिखाना चाहता हूँ एक बार। ये सारी जानकारी हमने कवर कर दी है। फिर आपको यहाँ पे पेमेंट का भी ऑप्शन रह रहा है। फाइनल सबमिट रहेगा। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग डिटेल। आपने जो डिटेल सारी चेक करी उसमें कोई चेंज करना है क्या आपको, वो पूछा जा रहा है। नहीं करना तो आप वेरीफाई करिए। मैंने वेरीफाई कर दिया भाई, नाम अपना वेरीफाई करा। उसके बाद अपने मदर फादर का नेम वेरीफाई कर दिया। DOB एड्रेस, जो सेंटर मैंने अपनी मर्ज़ी से चुने हैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए, वो उनको टिक कर दिया। आई एग्री करा और फाइनल सबमिट कर दिया। योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी एप्लीकेशन सबमिट हुई है। फ़ीस पेमेंट के बिना आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाता, वो भी इनकम्प्लीट है। तो फीस पे नाउ पे जाएंगे हम। यहाँ पर मुझे 2000 रुपीज़ पे करने हैं। क्यों भाई 2000 क्यों? आप तो 1000 ले रहे थे। तो 2000 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर दोनों सेशन के लिए एक ही बार में फॉर्म भर दिया, यानी कि मैं सेशन 1 में भी और सेशन 2 में भी, यानी कि दोनों सेशन में अपियर हो रहा हूँ। सेशन फर्स्ट में भी और सेशन सेकंड में भी, दोनों में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है एक ही बार में। क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि यार अलग से फॉर्म भरना है तो एक ही बार में भर देते हैं। फिर मैं यहाँ से कर देता हूँ पे नाउ पे क्लिक। अब मैं ICICI
या फिर HDFC या फिर SBI, इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करके आप पेमेंट कर दीजिए। मैंने SBI सिलेक्ट करा, यहाँ से 2000 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद मैं यहाँ से UPI के ऑप्शन से बढ़ जाता हूँ आगे। मेरे को 5 मिनट मिल रहे हैं फॉर्म का पेमेंट करने के लिए। मैं QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये QR कोड आ गया है। मैं इसको दूसरे किसी फ़ोन से या स्मार्टफोन से या डिवाइस से स्कैन करूँगा। उसके बाद फिर पेमेंट ऑटोमेटिकली वहीं से मैं डिटेल्स डालकर अकाउंट के पेमेंट कर दूँगा और ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और फिर आपको फॉर्म का प्रिंट लेना होगा। तो समझ गए होंगे इंजीनियरिंग एस्पिरेंट कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स या जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जेईई मेंस फॉर्म फिलअप के लिए। आपको बता दूं यही पूरा प्रोसेस रहेगा, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। सेशन 2 का आप अलग से भी भर सकते हैं, इस बार भी भर सकते हैं, जैसा कि हर साल होता ही है। सारी जानकारी यहाँ पे हो चुकी है। आपको कोई डाउट रहा हो कमेंट में बताइए। मिलेंगे आपसे नए टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।